मुझे विश्वास है कि मिडिल ईस्ट नया यूरोप बनेगा। 5 साल के अंदर सऊदी अरब पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ये सऊदी अरब की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है। मैं मरने से पहले इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाऊंगा। दोस्तों, ये कहना है सऊदी के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान का, जिनको दुनिया MBS या डी फैक्टो लीडर ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से जानती है। और ऊपर कहा उनका स्टेटमेंट कोई हवाई बातें नहीं है। वो जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी नजर आती है। इसका पता आपको इस बात से चल जाएगा कि अगर आज से 10 साल पहले मैं आपसे सऊदी अरब के बारे में पूछता तो पॉसिबली सबसे पहले आपके दिमाग में एक कैसे रैडिकल मुस्लिम देश की इमेज बनती, जहां सरेआम भीड़ के सामने लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे, जहां दुनिया के सबसे कठोर और निर्दयी रूल्स को फॉलो किया जाता था। और आपके दिमाग में उस सऊदी अरब की इमेज बनती जो अपने समय पर कट्टरपंथ का सिनोनिम था। लेकिन अगर वही आज मैं आपके सामने सऊदी अरब का जिक्र करता हूं तो आपके दिमाग में कट्टरपंथ की जगह कहीं ना कहीं रोनाल्डो, फुटबॉल लीग्स, WWE इवेंट्स और गगनचुंबी इमारतों से भरे शहरों की तस्वीर बनती है। अब सऊदी अरब से किसी भी टाइप की रैडिकल और कंजर्वेटिव न्यूज़ आपको सुनने को नहीं मिलती। और दोस्तों, बीते कुछ सालों में यहाँ की सोसाइटी, कल्चर और गवर्नेंस में बड़ा बदलाव आया है। और इस बदलाव के पीछे और किसी का नहीं बल्कि खुद मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो सऊदी अरब जो समस्त विश्व के कट्टरपंथी घड़ों का रहनुमा हुआ करता था, जो इस्लाम में किसी प्रकार के धार्मिक और सोशल चेंजेस के बिल्कुल खिलाफ था, जो इस्लाम की सबसे कट्टर विचारधारा वहाबिज्म को फॉलो करता था, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां आन पड़ी जिसके चलते आज मोहम्मद बिन सलमान को कंजर्वेटिव वहाबी इस्लाम की विचारधारा से एक सेक्युलर और धार्मिक रूप से लिबरल विचारधारा की ओर अग्रसर होना पड़ रहा है। ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस बीते सालों में हुए हैं जिसकी वजह से आज सऊदी अरेबिया यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपना रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये समझेंगे कि इसका प्रभाव बाकी मुस्लिम कंट्रीज पर क्या पड़ने वाला है। वहाबिज्म। दोस्तों, आइए सबसे पहले वहाबी इस्लाम और उससे जुड़े सऊदी अरेबिया के इतिहास को जान लेते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की आज की परिस्थितियों को समझने के लिए हमें ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, यासिर कादी जो इस्लामिक सेरेमनी ऑफ USA के डीन हैं, उनके अनुसार वहाबिज्म इस्लाम की कट्टरपंथी मिलिटेंट विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है और इस विचारधारा में 8वीं शताब्दी की इस्लामिक रैडिकल वैल्यूज़ पर जोर दिया गया है। ये इतने रिजिड है कि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन या इनोवेशन की गुंजाइश को सिरे से खारिज कर दिया गया है। और वहाबिज्म की कट्टरता का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अल-कायदा, बोको हराम, ISIS और अल शबाब जैसी वर्ल्ड की टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी आज इसी आइडियोलॉजी को बेस बनाकर दुनिया में आतंक फैला रही हैं। अब वहाबिज्म जितनी रैडिकल आइडियोलॉजी है, इस विचारधारा का सऊदी अरब की सोसाइटी का हिस्सा बनने की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। दोस्तों, वहाबी इस्लाम की शुरुआत सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के द्वारा 18वीं शताब्दी में की गई थी। 18वीं शताब्दी में आकर अरब में ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा था और अरब की बाउंड्रीज वाले देशों में यूरोपियन ताकतें अपना बसेरा जमाने लगी थी। अब जिस प्रकार ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर हमारी संस्कृति को इन्फ्लुएंस किया, ठीक वैसे ही यूरोपियन फोर्सेस ने अरब सोसाइटी में किया। 8वीं सेंचुरी तक आते आते मोस्ट ऑफ द अरब सोसाइटी यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड में रहने लगी थी और इस्लाम धर्म, जिसके मुताबिक इबादत सिर्फ अल्लाह की जानी चाहिए थी, 18वीं सदी तक वहाँ के लोग विभिन्न देवी देवताओं और पेड़ पौधों की इबादत करने लगे थे, जिससे परेशान होकर अब्दुल वहाब ने मोर्चा खोल दिया और वहाबिज्म की शुरुआत की। उनका मानना था कि आज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से इस्लाम पल्यूट हो चुका है और लोग पल्यूटेड इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और इसके क्लीन और ओरिजिनल वर्जन को भूल गए हैं। इसीलिए हमें फिर से 8वीं शताब्दी के प्योरेस्ट वर्जन ऑफ इस्लाम की ओर लौट जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इतिहास हो या फिर वर्तमान, कोई भी रिलीजन या फिर विचारधारा बिना सत्ता पक्ष की मंजूरी के समाज में ग्रो नहीं कर सकती। और ये बात अब्दुल वहाब भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए वहाबी विचारधारा के तेजी से प्रसार के लिए उन्होंने 1744 में
अरब के एक छोटे से इलाके दिरिया के राजा मोहम्मद बिन सऊद से सहायता मांगी, उनको वहाबी आइडियोलॉजी फॉलो करने की पेशकश की। और यहाँ मोहम्मद बिन सऊद भी अच्छे से जानते थे कि फ्यूचर में बिना लोगों को एक धार्मिक सूत्र में बांधे बड़े एरिया पर शासन करना मुश्किल होगा। इसीलिए यहाँ मोहम्मद बिन सऊद ने न केवल वहाबी विचारधारा को अपनाया बल्कि अब्दुल वहाब के साथ एक अग्रीमेंट भी कर लिया, जिस अग्रीमेंट में ये तय हुआ कि आगे चलकर मोहम्मद बिन सऊद जो भी क्षेत्र जीतेंगे उसका राजा सऊद फैमिली का ही होगा और उस क्षेत्र में न केवल वहाबी विचारधारा को फॉलो किया जाएगा बल्कि वहाँ की रिलीजियस अथॉरिटी अब्दुल वहाब के खानदान की होगी। दोस्तों, ये एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया में वहाबी इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाने की ओर पहला कदम था, जिसको 1932 में आज के सऊदी अरब बनने पर इम्प्लीमेंट किया गया और तब के प्रिंस आले सऊद ने वहाबी इस्लाम को स्टेट रिलीजन के तौर पर अपनाया। और दोस्तों, जैसा कि अग्रीमेंट में तय हुआ था, जब वहाबी इस्लाम सऊदी अरेबिया का स्टेट रिलीजन बन गया तो रिलीजियस अथॉरिटी अब्दुल वहाब के वंशजों को बनाया गया, जो कि आज तक सऊदी अरब के हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी हैं। रिलीजियस अथॉरिटी का सऊदी समाज और सऊदी बादशाहों पर गहरा असर रहा है, जिसकी वजह से शुरू में सऊदी बादशाह कोई भी कदम उठाने से पहले रिलीजियस अथॉरिटी से सलाह मशवरा करते थे। हालांकि कुछ समय बाद ये चीजें बदलने लगी और सऊदी अरब के बादशाह उनकी बात मानने से अक्सर इनकार करने लगे, क्योंकि रिलीजियस अथॉरिटी उनके कोई भी काम करने से मना करती थी जो इस्लाम की शिक्षा के खिलाफ होता था। जैसे कि सन 1938 में जब सऊदी अरब के दम्मान शहर में कच्चा तेल मिला था तो उसको निकालने के लिए सऊदी अरब ने अमेरिका से सहायता ली, जिसकी मुखालफत रिलीजियस अथॉरिटी ने की थी। रिलीजियस अथॉरिटीज के मुताबिक अमेरिकन नॉन मुस्लिम हैं, इसीलिए वो सऊदी अरब की पवित्र जमीन पर आ नहीं सकते। लेकिन फिर भी सऊदी बादशाह ने अमेरिकन को कच्चे तेल निकालने के लिए बुलाया। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली खास बात यह है कि जैसे ही सऊदी अरब में कच्चे तेल की डिस्कवरी हुई, वैसे ही वहाँ की इकॉनमी मजबूत होने लगी, क्योंकि सऊदी अरब में ऑयल निकलने से पहले वहाँ की इकॉनमी सिर्फ ट्रेड पर निर्भर करती थी, तो ट्रेड भी इतना ज़्यादा नहीं होता था जिससे सऊदी अरब के लोगों की जीवन शैली खुशहाल हो। लेकिन जैसे ही वहाँ ऑयल की डिस्कवरी हुई, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अचानक से बदल गया। अब वो वेस्टर्न सामान जैसे गाड़ी और टेलीविजन आदि यूज करने लगे और सऊदी अरब में धीरे धीरे एक वर्ग ऐसा बनने लगा जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। खाना पीना, वेशभूषा और रहन सहन सब ही वेस्ट से काफी इन्फ्लुएंस था, जिसकी मुखालफत बड़े जोरों शोरों से क्लर्जी सर्कल्स में होने लगी। और सऊदी की रिलीजियस अथॉरिटी सऊदी के इन रिच क्लास के लोगों से बिल्कुल खुश नहीं थी और धीरे धीरे हाउस ऑफ सऊद यानी वो फैमिली जो सऊदी अरब पर रूल करती थी, उनके खिलाफ एक कट्टरपंथी वर्ग फिर से खड़ा होने लगा और फिर से उनको यही लगने लगा कि हाउस ऑफ सऊद इस्लाम की प्योरेस्ट फॉर्म वहाबिज्म को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनकी वजह से ही आज सऊदी की सोसाइटी फिर से पोल्यूटेड हो गई है। इसीलिए सऊदी की रॉयल फैमिली को सबक सिखाने के लिए एक कट्टरपंथी घड़ा, जिसका लीडर जुहायमान अल उताबी था, उसने अपने 600 मिलिशियाज के साथ सन 1979 में काबा, जो कि मक्का शहर स्थित मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस खबर ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को हिला कर रख दिया और काफी मुश्किलों के बाद फॉरेन ट्रूप्स की सहायता से काबा को फिर से आजाद करा लिया गया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से हाउस ऑफ सऊद को हर जगह क्रिटिसाइज किया जाने लगा। सभी लोग कहीं ना कहीं हाउस ऑफ सऊद को उनकी लिबरल आइडियोलॉजी वाले इस्लाम को फॉलो किए जाने पर क्रिटिसाइज कर रहे थे। इवन कुछ तो जुहायमान अल उताइबी को एक सच्चा लीडर बता रहे थे। कट्टरपंथियों द्वारा उठाई जा रही इस जन प्रतिरोध की वजह से हाउस ऑफ सऊद ने एक बार फिर कट्टर वहाबिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया और सऊदी अरब के बादशाह ने वहाँ की क्लर्जी की पावर को सोशल और रिलीजियस स्तर पर बढ़ा दिया। और दोस्तों, इसके बाद सऊदी अरब में रिलीजियस पुलिस की स्थापना की गई। ये रिलीजियस पुलिस जब एक्टिव हुई तो लोगों के पर्सनल अफेयर्स में हस्तक्षेप करने लगी, जैसे कि नमाज के वक्त कोई सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, इस वक्त रेस्टोरेंट्स या मॉल खुले नहीं रहने चाहिए, महिलाएं प्रॉपर बुर्का पहने बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसके अलावा महिलाएं बिना हस्बैंड और गार्डियन के बाहर घूम नहीं सकती। इसके अलावा पब्लिक प्लेसेस में मेन और विमेन का साथ में इकट्ठा होना और म्यूजिक बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस रिलीजियस पुलिस के रहते रहते कई और कठोर कानून भी बनाए गए, जैसे कि सरे आम पब्लिक एग्जीक्यूशन। और दोस्तों, उस समय स्थापित हुई रिलीजियस पुलिस आने वाले तमाम सऊदी बादशाहों के दौर में एक्टिव रही और वहाँ के लोगों को वहाबिज्म के तमाम रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक
जिंदगी गुजारने पर मजबूर करती रही। इतने सालों में इन्हीं रूल्स की वजह से सऊदी अरब की इमेज एक रैडिकल इस्लामिक मुल्क के रूप में बन गई और लोग सऊदी अरब के नाम तक से डरने लग जाते थे। लेकिन जब 2015 में सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज की मृत्यु हुई, उसके तुरंत बाद सऊदी अरब के नए बादशाह बने सलमान बिन अब्दुल अजीज, और ये ही सऊदी अरब के वर्तमान के बादशाह हैं। दोस्तों, जब सलमान सऊदी के बादशाह बने तो उस वक्त वहां का क्राउन प्रिंस मुकरीन बिन अब्दुल अजीज को बनाया गया, लेकिन अगले 3 महीने बाद किंग सलमान ने मुकरीन को क्राउन प्रिंस के पद से हटा दिया और उनकी जगह अपने भतीजे मोहम्मद बिन नैफ को क्राउन प्रिंस बना दिया। अब दोस्तों, सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस की पोजीशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि अगर बादशाह की मृत्यु हो जाती है या वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनके बाद क्राउन प्रिंस को ही बादशाह बनाया जाता है। और जब 2015 में मोहम्मद बिन नैफ को सऊदी का क्राउन प्रिंस बनाया गया तो उस वक्त सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान थे। लेकिन 2017 में किंग सलमान ने नैफ को क्राउन प्रिंस के पद से हटाकर अपने बेटे MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बना दिया। और जैसे ही MBS क्राउन प्रिंस बने तो उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि वो सऊदी अरब को बदल देंगे। और सऊदी अरब को बदलने का मतलब ये है कि MBS सऊदी अरब के ट्रेडिशनल किंग की तरह काम नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, सऊदी अरब की स्थापना से लेकर किंग अब्दुल्ला तक जितने भी बादशाह बने, सबके दौर में सऊदी अरब की इकॉनमी पूरी तरह से ऑयल पर निर्भर किया करती थी। लेकिन MBS एक बहुत बड़े विजन के साथ क्राउन प्रिंस बने थे, और वो विजन ये था कि वे 2030 तक सऊदी अरब की इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी ऑयल से किसी दूसरे फील्ड पर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि MBS क्यों सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी की निर्भरता ऑयल पर से ख़त्म करना चाहते हैं। और दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि आज के समय में दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, और शायद आने वाले समय में ऑयल की डिमांड विश्व बाजार में कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कोविड के दौरान हुआ था जब कच्चे तेल की डिमांड ना के बराबर हो गई थी। इसीलिए सऊदी अरब की फ्यूचर में अचानक पूरी इकोनॉमी कोलैप्स ना कर जाए, MBS इस पर बहुत चिंतित है और इसको सिक्योर करने के लिए विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। अब MBS को किसी भी तरह विजन 2030 को सक्सेसफुल बनाना है, इसलिए इस रास्ते में जो भी रुकावट बन रहा है उसको साइडलाइन करना उनकी प्राथमिकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक तरफ किंग खालिद ने रिलीजियस पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी, जो लोगों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते थे ताकि कोई रिलीजियस रूल्स और रेगुलेशन ना तोड़े। वहीं दूसरी तरफ MBS विजन 2030 पर काम चल रहा है, जो कि दूसरों से बिल्कुल अलग। इसीलिए MBS को रियलाइज़ हुआ कि जब तक रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस सऊदी सोसाइटी में रहेगा तब तक उनका विजन 2030 कभी भी सक्सीड नहीं हो पाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि MBS अपने विजन 2030 को सक्सेसफुल बनाने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ताकि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर निर्भर ना करे। दोस्तों, MBS के विजन 2030 के अनुसार सऊदी अरब अपने कल्चर, इकोनॉमी और सोसाइटी में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है ताकि सऊदी अरेबिया एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो सके और दुनिया भर के लोग सऊदी घूमने आए। विजन 2030 का एम है कि 2030 तक 150 मिलियन लोग सऊदी अरेबिया घूमने आए। लेकिन फिर भी दुनिया की नज़र में तो सऊदी अरब की इमेज एक कंजर्वेटिव वहाबी इस्लाम के गढ़ के रूप में है। इसीलिए MBS अब इस इमेज को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले रिलीजियस पुलिस की पावर को कम किया है। इसके अलावा उन्होंने सऊदी अरब में अजान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर के वॉल्यूम को भी कम करने का आदेश दिया है, और रमज़ान महीने में इफ्तारी के लिए फ़ंड रेज किया जाता था ताकि रोज़दार को इफ्तारी कराई जा सके, इस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है। ये तो MBS का सऊदी अरब में रिलीजियस स्ट्रिक्टनेस को कम करने की तरफ कदम था, लेकिन उन्होंने टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या किया है, आइए अब उन्हें देखते हैं। दोस्तों, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए MBS ने बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नियोम सिटी है। नियोम सिटी अपने आप में एक अद्भुत प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका निर्माण 170 किलोमीटर की लंबाई आकार में हो रहा है, जिसे सऊदी अरेबिया के तबूक क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसके अलावा अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसीलिए यूरोप के बड़े बड़े और काफ़ी फेमस फुटबॉलर्स को बुला के सऊदी की फुटबॉल लीग्स में खिलाया जा रहा है। इनके मुख्य एग्जाम्पल के रूप में आप रोनाल्डो, करीम बेंजेमा और साडियो माने को देख सकते हैं। इसके अलावा अपनी छवि को सुधारने के लिए म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स कराए जा रहे हैं, सिनेमा घरों को फिर से ऑपरेट किया जा रहा है ताकि लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जाए,
और अब सऊदी महिलाएं बिना अपने हस्बैंड या गार्डियन के सफ़र कर सकती हैं और म्यूज़िक कॉन्सर्ट और सिनेमा घरों में मेन और वुमेन एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को अब गाड़ी ड्राइव करने की अनुमति भी दे दी गई है और ये तमाम डेवलपमेंट सऊदी अरब में इसलिए हो रही है ताकि सऊदी अरब की इमेज दुनिया के सामने बदली जा सके और दूसरे देश के लोग सऊदी अरब में आ सकें। यही नहीं, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को यूएई की तरह एक बिजनेस हेवन कंट्री बनाना चाहते हैं ताकि दुनिया भर के बिजनेसेस अपने ऑफिस सऊदी अरेबिया में इस्टेब्लिश कर यहाँ की इकॉनमी को बूस्ट करें। कंक्लूजन, अब दोस्तों ये सब करने के लिए और इकॉनमी की डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन सलमान को अपने देश की रेडिकल इमेज को दुरुस्त करना था और यही कारण था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। वो यहाँ पर रेडिकल इस्लाम की जगह मॉडरेट इस्लाम को लाना चाहते हैं और इकॉनमी, सोसाइटी, रिलीजन और कल्चरल चेंजेस इसी का परिणाम है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अब तक आप समझ गए होंगे कि क्यों सऊदी अरेबिया अपने आप को रेडिकल इस्लाम से किनारे कर रहा है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।